हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज का टॉपिक है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंतर्गत सबसे पहले यह जानेंगे कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा हो जाती है। पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है वह विसरण विधि द्वारा आदान प्रदान होती है। पौधों में श्वसन मुख्यतः 3 अंगों के माध्यम से होता है। जड़ अथवा रूट से, मिट्टी के कणों द्वारा, पत्तियों से लिप्स, रंगों द्वारा अर्थात स्टोमेटा द्वारा, टहनियों से वात रंगों द्वारा अर्थात लेंटिकल द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसके लिए पौधे वायुमंडल से O2 पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा जड़ मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित हवा से O2 ग्रहण करता है तथा CO2 छोड़ता है। इसके अलावा पुराने वृक्ष के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरग्न अर्थात लेंटिकल द्वारा पौधे O2 ग्रहण करता है एवं CO2 छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्न क्या है अर्थात स्टोमेटा क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट करें। पत्तियों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन छिद्रों को रग्न या स्टोमेटा कहते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म होता है। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इनकी उपयोगिता क्या है, तो स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। स्टोमेटा वातपोत्सर्जन की क्रिया में मदद करता है और फिर स्टोमेटा श्वसन क्रिया में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातरग्न क्या है अर्थात लेंटिकल क्या है, इसके महत्व को समझाएं। तो तनों की कड़ी त्वचा में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जो विसरण क्रिया द्वारा गैसों का विनिमय करता है, CO2 छोड़ता है, O2 लेता है, तो यह वातरग्न कहलाता है। महत्व इसका गैसों के विनिमय में सहायक होता है, आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है लेंटिकल। अब पादपों में श्वसन क्रिया विधि का वर्णन करें। पादपों में श्वसन क्रिया के दौरान O2 ग्रहण करता है तथा CO2 मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उल्टी प्रक्रिया हो जाती है, CO2 ग्रहण करता है, O2 मुक्त करता है, लेकिन श्वसन क्रिया के दौरान पेड़ पौधे O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है। पादपों में श्वसन मुख्यतः 3 अंगों से होता है। जड़ से, मिट्टी के कणों द्वारा, पत्तियों से स्टोमेटा द्वारा, टहनियों से वातरग्न द्वारा। अब नेक्स्ट चैप्टर जंतुओं में परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे जंतुओं में परिवहन 3 विधियों से होता है, रक्त या रुधिर, हृदय, रक्तवाहिनियाँ। रक्त अर्थात ब्लड, हृदय हार्ट, रक्तवाहिनियाँ ब्लड वेसल्स। सबसे पहले ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है क्योंकि इनमें बहुत सारी ब्लड मिली होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इनका pH मान 7.4 अर्थात हल्का क्षारीय होता है। मेल में इनकी उपस्थिति 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं स्टोर पेट के बाईं ओर प्लीहा अर्थात स्प्लीन में रहता है। ब्लड का कार्य ताप नियंत्रण करना, पोषक पदार्थों का परिवहन, O2 तथा CO2 का परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, ये 4 इनका मुख्य कार्य है ब्लड का। ब्लड के घटक
ब्लड के दो घटक हैं, प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं, रेड सेल्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा एक तरल घटक है। यह हल्का पीला रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन एवं 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। प्लाज्मा से प्रोटीन अगर हटा दिया जाए तो फाइब्रोनिजिन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। अब ब्लड के घटक में पहला प्लाज्मा था, दूसरा रक्त कोशिका। अब दूसरा रक्त कोशिका रेड सेल्स में, रेड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको कहते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। तीसरा रक्त प्लेटलेट्स या रक्त पटिकाणु, इसका दूसरा नाम रक्त पटिकाणु, जिसे कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसमें उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड रेड होता है, अर्थात लाल दिखता है। यह O2 एवं CO2 से अभिक्रिया कर पूरे बॉडी में परिवहन करता रहता है। शरीर बॉडी में इसका जीवन काल लाइफ टाइम 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसकी आकृति गोल होती है। दूसरा WBC, यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, इसलिए इसे सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। WBC का अनुपात RBC में 1:600 है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल बॉडी में 12 से 20 दिन होता है। यह एंटीबॉडी का काम करता है। WBC, इसमें उपस्थित लिम्फोसाइट्स जीवाणु को मारता है। मोनोसाइट्स मरे हुए जीवाणु का भक्षण कर लेता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। रक्त प्लेटलेट्स या रक्त पटिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स का गुण है यह जालीनुमा होता है। रक्त का थक्का बनना इसी के कारण होता है। रक्त का प्रवाह बंद होना इसी कारण। केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। आकार उत्तल लेंस की तरह। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। इसमें उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। अब रुधिर के कार्य क्या हैं? तो रुधिर के निम्नलिखित कार्य हैं। रुधिर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यह O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। रुधिर ताप नियंत्रण करता है। यह रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर के घटक कौन हैं या संगठक? तो रुधिर के 2 प्रमुख घटक हैं, तरल भाग प्लाज्मा, ठोस भाग RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। अब रुधिर कोशिका क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? उत्तकों के बीच पाए जाने वाली पतली नालिकाएं रुधिर कोशिकाएं कहलाती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कोशिका की संरचना एवं कार्य लिखें। लाल रुधिर कोशिका को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक नहीं होने के कारण इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका विनाश प्लीहा में हो जाता है। इसमें लोहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है। इसकी आकृति गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचके हुए या उबिया तल होते हैं। इनके कार्य RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण फेफड़े से O2 अन्य कोशिकाओं में पहुंचाना तथा अन्य कोशिकाओं से CO2 को फेफड़े में पहुंचाना, ये RBC का काम है। अब दूसरा है RBC शरीर का ताप नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। इसका pH मान 7.4 होता है। रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों से प्रवाहित होता है।
रक्त की संरचना। रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा, ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। तरल भाग प्लाज्मा, यह हल्के रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 3% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन मुख्यतः फाइब्रोनोजीन, हिपेरिन से ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा, ठोस भाग, रक्त कोशिका आरबीसी, जिसे लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो आयतन के हिसाब से आरबीसी 41% पाई जाती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है, जो O2 एवं CO2 का परिवहन करता है। दूसरा, ठोस भाग में डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका, यह रंगहीन होता है। इनकी संख्या आरबीसी से कम होती है। इसमें उपस्थित लिम्फोसाइट्स जीवाणुओं को मारता है तथा मोनोसाइट्स जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, इसलिए इसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। तीसरा, ब्लड प्लेटलेट्स, यह जालीनुमा होता है। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात ये जालीनुमा होने के कारण अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है तो यह थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। वह रक्त प्लाज्मा क्या है, इसकी संरचना बताएं। तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 3% कार्बनिक एंड अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन कहलाता है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजीन, हिपेरिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इनका कार्य है पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, और यह शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लेटलेट्स क्या है, रुधिर में इसकी उपस्थिति क्यों आवश्यक। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। रक्त में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। यह अनियमित आकार एवं केंद्रक विहीन होती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इनकी आयु स्प्लीन अर्थात प्लीहा में होती है। रुधिर में इनकी उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि प्लेटलेट्स चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, जिससे रुधिर को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। यानी कि नोट के रूप में लिखा गया है कि रक्त वाहिनी में हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो रक्त को थक्के या जमने से रोकता है। हिपेरिन के कारण ही धमनी में बहने वाला रुधिर जमता नहीं। रुधिर का कौन सा भाग शरीर को असंक्रमणता प्रदान करता है, अथवा इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं को अंगरक्षक क्यों कहा जाता है। जब कोई रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचता है तब डब्ल्यूबीसी कणिकाएं लिम्फोसाइट्स बी एवं टी दोनों मिलकर जीवाणुओं को मारता है तथा मोनोसाइट्स जीवाणु का भक्षण कर लेता है, अर्थात ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अतः श्वेत रुधिर कणिकाओं को अंगरक्षक या सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने की क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शरीर के किसी भाग में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर बहने लगता है। कुछ समय बाद रुधिर का निकलना स्वयं बंद हो जाता है, अर्थात रक्त थक्का के रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात रक्त थक्का अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के रूप में जब परिणत हो जाता है तो किस प्रकार होता है। तो रुधिर के थक्का बनने की क्रियाविधि है, रुधिर को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स की अहम भूमिका होती है, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आने से थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। पुनः थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्रोटीन्स के संपर्क में आकर प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय अवस्था में लाता है, चूँकि प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था में रहता है। सक्रिय अवस्था में होने पर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन में रुधिर कण, ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं वो फंस जाते हैं एवं वायु के संपर्क में आने से सूख जाता है, जिसे रक्त एवं थक्का बनना कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक के अभाव के कारण यह रंगहीन होता है। मानव में इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा प्लीहा एवं यकृत में होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर जैसी रोग होती है और WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया अर्थात HIV या टाइफाइड नामक रोग। WBC के दो घटक हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी दो घटक हैं, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। ये T लिम्फोसाइट कैंसर HIV अटैक से बचाता है और B लिम्फोसाइट्स प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब लाल रुधिर कणिकाएं एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं अर्थात RBC और WBC में क्या अंतर है? तो RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है और WBC में केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें लोहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के अभाव के कारण WBC रंगहीन होता है। अब लसिका के बारे में कुछ मुख्य अंश जान लेते हैं। हम जानते हैं कि रक्त में पोषक तत्व होता है। उन पोषक तत्वों को उत्तक तक पहुंचाना है। जब रक्त वाहिनियों से होकर गुजरती है तब रक्त वाहिनियों से छनकर अर्थात फिल्टर होकर के उत्तक में चला जाता है। रक्त में उपस्थित बड़े प्रोटीन प्लस RBC हट जाते हैं। बचा हुआ भाग ही लसिका कहलाता है। यह रंगहीन या मिल्की होता है। हार्ट से जब रक्त वाहिनियाँ होकर के ब्लड जब पहुंचती है तो ब्लड जो है छन छन करके फिल्ट्रेशन हो करके जो पदार्थ बचता है वह उत्तक कहलाता है। लसिका क्या है, इसके कार्य लिखें। जब रुधिर वाहिनियों से होकर बहता है तो ज़्यादातर रक्त वाहिनियों की पतली दीवारों से छनकर उत्तकों में चला जाता है ताकि पोषक तत्व दे सके। यही रुधिर रस लसिका कहलाता है। यह वस्तुतः रुधिर ही है जिसमें केवल रुधिर कणों का अभाव रहा। इनके कार्य पोषक तत्वों को रक्त और उत्तकों के बीच परिवहन करना, उत्तकों से अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना। अब रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर इसमें RBC पाई जाती है, लसिका में RBC नहीं पाई जाती है। रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका रंगहीन होता है। रुधिर में O2 की अधिक मात्रा होती है, इसमें O2 की कम मात्रा होती है। रुधिर में WBC की संख्या कम होती है और लसिका में WBC की संख्या अधिक होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।